Hello students, once again welcome to you in this lecture of the chapter democracy. Dear students, we have just studied till now the few of the features, and today I will just see the last feature or one more mandatory condition for democracy, that is the rule of law and respect for rights. Right? Rule of law and respect for rights. Rule of law means government can do their ruling by two methods. Either by following rule of law and second rule by law. Clearly just understand there is little bit differences. Rule of law and rule by law. Now it is necessary to distinguish between these two terms, rule of law and rule by law. Means rule of law means whatever the rule already established, whatever the rules and regulations made in the constitution, and doing the ruling as accordingly, right? That is rule of law. But whenever a government just come out and just make new law for their own conveniency and starting to rule, then this is called rule by law. मतलब ये समझिए कि कोई भी कंट्रीज अगर डेमोक्रेटिकल कंट्रीज है तो उसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है. उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, अगर कोई गवर्नमेंट आती है उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हुए अगर रूलिंग करती है, ठीक है, एज पर द एस्टेब्लिश्ड लॉ, राइट, तो ऐसे रूलिंग को रूल ऑफ लॉ कहते हैं. और ये डेमोक्रेसी के लिए आइडियल सिचुएशन है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट रूल में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, लेकिन रूल में अमेंडमेंट करने का भी जो प्रोसीजर है उस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में उस प्रोसीजर को फॉलो करती है. लेकिन एक ऐसी दूसरी गवर्नमेंट कह सकते हैं कि आती है और अपनी कन्वेनियंसी के लिए वो बहुत सारे परिवर्तन करके अपने अंदर में बहुत सारा अधिकार ले लेता है और फिर रूलिंग करना शुरू कर देता है. इसका मतलब वहां पे वो मनमर्जी कर रहा है, वो डेमोक्रेटिक रूलिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, वो सेट जो किया हुआ है लिमिट्स, उस लिमिट्स को फॉलो नहीं कर रहा है. हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट. मीन्स अ गवर्नमेंट, अ रूलर, इफ जस्ट follow the rule of law and just giving the respect, the rights given to the citizens, then it is a circumstances for the ideal democracy. इसके लिए हम लोग फिर एक एग्जांपल लेते हैं, एक और कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं. देखते हैं कि जिम्बाब्वे, आई थिंक सारे बच्चे जानते होंगे, सारे एटलीस्ट बॉयज अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल. And here this the name of this country जिम्बाब्वे, क्योंकि एक ये कंट्री है जहां पर क्रिकेट खेला जाता है, और क्रिकेट खेला जाता है तो इस कंट्री को हमारे प्यारे बॉयज तो जरूर जानते होंगे, गर्ल्स भी जानती होंगी. मेरा मतलब ये नहीं कि जिला गर्ल्स नहीं जानती है, गर्ल्स भी जानती होंगी, लेकिन बॉयज आई थिंक 100% बॉयज जानते होंगे. ठीक, तो जिम्बाब्वे एक कंट्री है जो कि 1980 में आजाद हुआ. कब हुआ? जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंसी इन 1980. और आजाद होने के बाद जानू पीएफ वहां का पॉलिटिकल पार्टी का नाम है. याद रखिए, ZANU-PF, जानू पीएफ इज पॉलिटिकल पार्टी, राइट. और उस समय और जानू पीएफ पार्टी के जो लीडर थे वो कौन? रॉबर्ट मुगाबे. कहता है इलेक्शन के बाद
गवर्नमेंट बनी जानु पीएफ पार्टी की और रॉबर्ट मुगाबे वहां के प्रेसिडेंट बने। रीजन क्या था कि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंसी वार दिस पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर लीडर्स जस्ट प्लेड वेरी क्रूशियल रोल। जिस समय आज़ादी की लड़ाई जिम्बाब्वे में चल रही थी तो ये जानु पीएफ पार्टी और इसके लीडर्स रॉबर्ट मुगाबे और इसके फॉलोअर्स ने बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत मतलब वर्क किया था, इसलिए वो पॉपुलर था। इसलिए इलेक्शन के बाद उनको क्या हो गया, वो सरकार बनाई और वो प्रेसिडेंट बन गए। काफ़ी पॉपुलर लीडर थे। जिस तरह से इंडिया में देखा जाए, इंडिया में कांग्रेस इलेक्शन में इंडिया आज़ादी, जिस समय इंडिया का आज़ादी मिला, आज़ादी से पहले कांग्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बिकॉज वेरी ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम 1885 से लेकर के मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस कारण से आज़ादी के बाद इंडिया में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और वो कांग्रेस पार्टी की सरकार 1977 तक चलता रहा। और आज भी कांग्रेस को हमारे ओल्ड पीपल्स ज़्यादा लोग और बहुत सारा कांग्रेस के बहुत मतलब फॉलोअर्स हैं अभी भी, है ना। तो और बार बार या तो कॉन्टेस्ट देती है, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है। तो उसी तरह से जानु पीएफ पॉलिटिकल पार्टी भी जिम्बाब्वे में काफ़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज थी और उसने वर्क किया वहाँ पे, ठीक है, मतलब स्ट्रगल के टाइम में, इंडिपेंडेंस वार के टाइम में, इसलिए उस पॉपुलैरिटी को का फ़ायदा उसे मिला। और वो जब इलेक्शन के बाद इस पॉलिटिकल पार्टीज की विक्ट्री मिली इलेक्शन में, और विक्ट्री के बाद रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। अब यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं है, आप पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हो, very good thing, and but it is necessary that your popularity must be maintained। आपका वर्किंग इस तरह की होनी चाहिए जिस वर्किंग से आपकी पॉपुलैरिटी डे बाई डे इनहांस करनी चाहिए, राइट। लेकिन होता क्या है, लेकिन वो पहले जीतने के बाद, उसके बाद जब भी इलेक्शन होने लगा तो इलेक्शन में वो अनफेयर मीन्स यूज करना स्टार्ट कर दिया, गलत तरीके से जीतने का, ठीक है, कि मतलब वोटर्स को पहला फुसला करके, उसको लोभ दे करके, ये सारे क्या है, अनफेयर मीन्स है, कुछ बांट करके, कुछ दे करके, कुछ गिफ्ट करके, ठीक है। तो लेकिन रॉबर्ट मुगाबे ने अगले इलेक्शन में मेल प्रैक्टिसेस का यूज करना, अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करना स्टार्ट कर दिया इलेक्शन में। उतना ही नहीं, अपने जो अपोजिशन पार्टीज है उसको हैरेस्ट करता था, क्योंकि वो रूलिंग में था तो वो अपने विपक्षी पार्टीज को काफ़ी परेशान करता था, तंग करता था, उनको राइट्स प्रोवाइड नहीं करता था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। जबकि जानते हो डेमोक्रेसी में डेमोन्स्ट्रेशन और रिवोल्ट का राइट्स पीपल को होता है, लेकिन प्रोटेस्ट सरकार के अगेंस्ट में विरोध करना, दैट इज जस्ट कॉल्ड प्रोटेस्ट। तो इस तरह के प्रोटेस्ट को इलीगल कर दिया किसने, रॉबर्ट, मतलब लोगों का रॉबर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि रिवोल्ट करना, प्रोटेस्ट करना, ये फंडामेंटल राइट्स है कॉमन पीपल का। अगर हम सरकार की नीति से, इफ आई और वी आर नॉट एग्री विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, वी कैन डू रिवोल्ट, वी कैन just oppose the government by protest, ठीक है, but protesting made illegal there। मतलब जनता सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है, उसके अगेंस्ट में आवाज नहीं उठा सकता था। इसको डिक्लेयर कर दिया गया। टेलीविजन एंड रेडियो वेयर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, मीन्स राइट ऑफ मीडिया, सेंसरशिप आप सुने होंगे, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत पढ़ा है। तो सेंसरशिप को और मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया, बस वही न्यूज को टेलीविजन और रेडियो दिखा सकता था जो वो चाहता था, या उनके फेवर वाले वो उसको इन्फ्लुएंस करके अपने को आइडियल रूलर्स के रूप में मीडिया और मतलब रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता था। मीन्स रेडियो एंड टेलीविजन वेयर जस्ट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, मीन्स रेडियो एंड टेलीविजन बोथ मीडिया सोर्स ऑफ मीडिया वर just campaigning positively for the JANU PF political parties, right? Judiciary was also ignored by government। कभी कभी जुडिशियरी के रूल्स को भी ये क्या करता था, इग्नोर करता था।
जबकि गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों कंपोनेंट है, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए और जुडिशियरी के किसी भी को इग्नोर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है. But what happened in Zimbabwe? The existing government ZANU-PF political party was not giving respect to the legal orders of judiciary system. On these all terms, what you conclude? कि एक बार जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी होता है, क्या वो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है? पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा डेमोक्रेटिक होगा? निश्चित रूप से, डेफिनेटली आंसर विल बी नो. अ पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी कैन बी अनडेमोक्रेटिक if after coming in the power, after coming in the ruling, if their ruling method is not properly or not favorable for the people, not as per the constitution, or not following rule of law, then that popular party is not democratic, right? So we can, what happened, इतना ही नहीं, एक्चुअली क्या किया था, एक पॉइंट सब लोग थोड़ा अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर, और कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद ZANU-PF पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव कर लिए. मैंने शुरू में ही अभी इस वीडियो में बताया था कि एक गवर्नमेंट को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, रूल बाय लॉ नहीं. आने के बाद अपने फेवर के लिए, अपने बेनिफिट के लिए बहुत सारे लॉ बना करके और उससे रूलिंग करना, ये आपको डेमोक्रेटिक, आइडियल डेमोक्रेटिक का सर्कमस्टांसेस नहीं है. तो ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस टर्म एंड कंडीशन, व्हाट वी कंक्लूड दैट अ पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक. कभी कभी एक पॉपुलर गवर्नमेंट भी जो होता है वो अनडेमोक्रेटिक होता है. ठीक है. सो कंक्लूजन, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट rules within limits set by constitutional law and citizens right. तो फाइनली हम इस पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट जो होती है वो संविधान में बनाई गई सीमाओं के अंदर में रह करके काम करती है और लोगों को दिए गए अधिकार का वो क्या करती है? रिस्पेक्ट करती है. Means a democratical government rules within limits set by the constitutional law and citizens rights. So this is the rule of law and respect for right. Respect for right means what? Whatever the different right. जैसे कि आपने देखा कि लोगों को मीडिया का जो राइट्स है, प्रोटेस्ट करने का अधिक राइट्स है, तो क्या उसको अगर डिसऑबे किया, उसको ऑबे करना चाहिए था रॉबर्ट मुगवे की गवर्नमेंट को, लेकिन रॉबर्ट मुगवे की गवर्नमेंट ने जनता की जो राइट प्रोटेस्ट है उसको इलीगल डिक्लेयर करके ये साबित कर दिया कि दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर राइट्स फॉर द कॉमन पीपल. सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर बाय स्टडिंग ऑल दीज 4 term and conditions for these 4 features what we just taught you in last 4 videos. So in next video we will conclude all the 4 features of democracy and we will set a new definition for democracy. तो अगला वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो में हम अभी तक जितने भी 5 टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, उसको कंक्लूड करके हम लोग एक डेमोक्रेसी का आइडियल डेफिनेशन आपके सामने में रखेंगे. तो वेट कीजिए अगले वीडियो का, हम फिर मिलेंगे. बाय बाय, टाटा एंड सी यू सून. थैंक यू.